हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है हमारी, और 10th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारत और समकालीन विश्व। उसको हम देख चुके हैं। सबसे पहले हमने इसमें जो चैप्टर की बात करी थी, हमने देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। उसी के बाद अब हम लोग इसमें नया चैप्टर पढ़ेंगे, भूमंडलीकृत विश्व का बनना हमारा चैप्टर है। और उसी का खंड सेकंड है। और भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो आपका पूरा एक ग्लोबलाइज जो आपकी देश बने हैं, उन देशों के पीछे की आपकी चीजों को देखेंगे। और बेसिकली हम इसमें तीन चीजों पर जो है अपनी स्टडी करने वाले हैं। पहला देखेंगे आजीविका, यानी कि वहां के लोग अपने जीवन के व्यापन करने के लिए किन किन चीजों का सहारा लेते आए हैं विश्व में, क्या क्या चीजें हैं, कैसे वो आपके जीवित हैं, क्या माध्यम है, क्या मीडिएटर है, उनको देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे उनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी उनकी क्या रही है, कैसी उनकी अर्थव्यवस्था है, आपका समाज कैसे चल रहा था, अर्थव्यवस्था कैसे थी, कार्य किस प्रकार संपन्न हो रहे थे। और लास्ट देखेंगे आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक परिप्रेक्ष्य को हम लोग आपका गौर करके देखेंगे कि आखिर में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में ये चीजें क्या थी, क्लियर है, सोशल व्यूज क्या थे। तो सबसे पहले मैं बच्चों यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने पुराना चैप्टर जितना पढ़ा है, पिछला जो भी हम लोग इसमें कर पाए हैं, देख पाए हैं, उसमें किसी कोई डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई प्रश्न है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे बेहिचक आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए, तो हम सभी बच्चे ध्यान देंगे, चैप्टर की तरफ हम लोग एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा एक बार कुछ इमेजेस हमारे सामने हैं, आप इन पर नजर दौड़ाइए। देख रहे हैं, ये इमेज को देख सकते हैं, ये पुरानी स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है। और आप इसमें बने जो आपके डिजाइन्स हैं, इन डिजाइन्स को भी अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत प्राचीन चीजें हैं। तो ऐसी प्राचीन चीजों को आपको देखना बेहद जरूरी है। ठीक है, देख लें आप। चलिए, इसी में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। जो पहला आपका चैप्टर है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जिसमें हम लोग आपका आजीविका, अर्थव्यवस्था और समाज के पहलुओं पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और उनको आपका देखेंगे। जैसे इसी में अगर हम लोग बात करें, सबसे पहले तो हमारे सामने मिला है आपका क्या, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक, देखिए पहली यूनिट शुरू करते हैं आधुनिक युग से पहले। देखिए आज का समय अगर आप देखें, ये मॉडर्नाइज है, अब देखें चीजों में बहुत अलगता है। लेकिन क्या प्राचीन समय में ये सारी चीजें ऐसे रही थी? क्या आधुनिकता सेम बात की इस प्रकार बनी हुई थी? क्या यही आधुनिकता थी? इन सब चीजों को हम लोग गौर करके एक एक करके बात करेंगे। देखिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर हम ऐसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों के सामने हमारे सामने आई है। यानी वैश्वीकरण का सिंपल सा मतलब किससे है बच्चों? तो अर्थव्यवस्था से। यानी कि बिल्कुल साफ होना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब किससे है? तो अर्थव्यवस्था से ग्लोबलाइजेशन का मतलब है। देखिए पार्ट पॉलिटिकल का है, लेकिन थोड़ा इकोनॉमिकल हिस्से को जोड़ते चलेंगे। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और हम बात किस पे कर रहे हैं? मोटे तौर पर जो हमारे 50 साल हैं, तो 50 सालों के सामने जो चीजें हमारे सामने आई हैं, उन चीजों पर हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं। किसके अंतर्गत? आपका ग्लोबलाइजेशन में। और ग्लोबलाइजेशन मतलब अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के 50 साल की जो चीजें हमें देखने के लिए मिली है। लेकिन जैसा कि आप इस अध्याय में देखेंगे कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया क्या है? व्यापार का काम, काम की तलाश, एक नई जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का, आपका पूंजी का बहुत सारा प्रवाह, वैश्विक आवाजाही, एक लंबे इतिहास की राह। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको क्या मिलेंगी इसमें आपका देखने के लिए हमको मिलेंगी, और हमें इन पर गौर भी करना चाहिए। ठीक, आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युग के बारे में जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए हमारी यह दुनिया बनी है। और कह रहे हैं कि युग को अगर हम लोग देखें, टाइम पीरियड्स पर हम लोग बात करें, तो ये एक ऐसा युग है
जिसको हमने गुजरती हुई चीजों में बहुत सारे समय के बीच में हमने इसका अध्ययन किया है और इस समय को हमने बहुत गौर से देखा है। देखिए क्या कह रहे हैं कि एक लंबा इतिहास है। आज जब हम अपने जीवन के वैश्विक आपसी संपर्क के बारे में सोचते हैं तो हम उन युगों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें गुजरी हुई हमारी हमारी यह दुनिया बनाई है, और कह रहे हैं कि ऐसा समय पीरियड जिसने पूरी दुनिया हमको बनाकर दी है। तो एक बार इसको देखिए, पहले स्टेप को क्लियर कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देख लीजिए इसको, देखा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इतिहास के हर एक दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आते गए। अब देखिए जितना भी आपका समय रहा है उस समय में क्या हुआ है, जो मानव है एक दूसरे के नजदीक आए। चाहे कोई भी समय आपका रहा हो, खास कर हम लोग अगर हम बात करें तो प्राचीन समय में लेके जब आदि मानव था और वर्तमान समय तक आदमी के आपसी नजदीक का संबंध जो दायरा है वो बढ़ता गया है। प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थ ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए या उत्पीड़न या यातनाओं के बारे में जानने के लिए दूर दूर की यात्रा करते थे। क्या करते थे? दूर दूर की यात्रा। आज भी देखिए जब आप किसी क्षेत्र पर जाते हैं तो आपके जाने का कुछ मोटिव, आप व्यापार की दृष्टि से जा सकते हैं, आप वहाँ कुछ आध्यात्मिक चीजों को नॉलेज करने जा सकते हैं, वहाँ का सोशल कंटेंट के विषय में जानने के लिए जा सकते हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्थाओं के लिए वहाँ के कुछ ऑप्शंस आपको मिल जाए, अवसर चांस मिले, तो आप वहाँ किसी न किसी रिलेटिव पॉइंट से जरूर जाएंगे। क्लियर है? तो प्राचीन समय में भी जो आपकी यात्राएं होती थी वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से ही संबंधित थी जो आज है। अपनी यात्रा में आप तरह तरह की चीज जैसे पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारी भी साथ लेके जाते थे। अब आप किसी स्थान पर जा रहे हैं तो अपने साथ जो भी सारी चीजें हैं वो क्या होंगी, वहां जाएंगी और वहां ट्रांसफर होंगी। और कीटाणु बीमाणु इसका एग्जाम्पल है, कोविड-19 जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है कि कोविड-19 कैसे आया? बाहर से हम अपने साथ जर्म्स को लाए, हमने लाके देश में फैला दिया। तो जब भी कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो बहुत सारी चीज उसके साथ स्वतः ही जाती है, चाहे उसमें आविष्कार हो, चाहे उसका ज्ञान हो, चाहे उसका विचार हो, चाहे उसकी मान्यता हो, चाहे उसके कीटाणु हो, चाहे उसकी बीमारी हो। ये सारी चीजें क्या है, उनके साथ क्या है, स्वतः ही आपका जाती है। तो ये सारी चीजों का जो है आपको बेसिकली ध्यान रखना होगा। ठीक है? चलिए तो इतना आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखते चलिए। देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तीन 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता के इलाके से जुड़ी हुई थी। कह रहे अगर आप प्राचीन समय में ट्रेड की पॉलिसी देखोगे तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ये सारी चीजें बड़ी कॉमन रूप में आपको एक दूसरे से लिंकेड मिल जाएंगी, जिसे हम आज पश्चिमी एशिया के नाम से जानते हैं। 1000 साल से भी ज्यादा समय में मालदीव्स के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियां, जिन्हें हम पैसे को मुद्रे के रूप में इस्तेमाल करते थे। देखिए सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें 1000 साल पहले अगर कुछ मुद्रा का चलन था तो मुद्रा थी आपका कौड़ी, 1 कौड़ी, 2 कौड़ी, फिर आना, 2 आना, फिर सीप। क्लियर हो गया? 1 आना 2 रुपए, फिर आना चला 1 आना 2 आना, फिर उसके बाद आप देखेंगे उसके आपके पैसे आए 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, फिर रुपए आए, फिर रुपए से आपका चेंज हुआ, नोट आए, सिक्के आए। तो एक चलन में मैं आपको जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सारी चीजें बेसिकली लिखाता हूं, तब समझा दूंगा। और कौड़ी कहाँ मिलती थी? मालदीव के समुद्र किनारे पाई जाती थी, बेसिकली सीप जैसी ही थी। ठीक? और ये क्या होता था, इससे आपका ट्रेड होता था, व्यापार। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि कहीं तो कॉफी के बीजों से व्यापार होता था, कहीं हाथी के दांतों से होता था, कहीं मछलियों के अस्थि पंजर से होता था, तो कहीं आपका जो है मोतियों से होता था, कहीं सोने चांदी से होता था, कहीं आपके चमड़े से व्यापार होता था, और वस्तु विनिमय भी थी। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं। चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंच रही है
बीमारी फैलने वाले कीटाणु दूर दूर तक पहुंचाने का इतिहास 7वीं सदी में ढूंढा जा सकता है। कि बीमारी जो फैली है इसको आप कहाँ देख सकते हैं, इतिहास में 7वीं सदी तक ढूंढ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ आज भी ढूंढ लो, 21वीं सदी में भी आपको मिल जाएगा। 13वीं शताब्दी के बाद इनके प्रसार में निश्चित ही साफ देखा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी के बाद इनको बिल्कुल अच्छे से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सुस्पष्ट इनका विभाजन आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? देख लीजिए एक स्मृतिशाला पर पानी के जहाज का चित्र, गोवा संग्रहालय, 10वीं शताब्दी, पश्चिमी घाट के क्षेत्र में पाए जाने वाली स्मृति शिलाओं पर जलपोत की तस्वीर को उस काल में समुद्र व्यापार का जो महत्व है उस महत्व से हमको पता चलता है। ठीक, तो आइए इसी में सबसे पहली जो हमारे पास चीज है उसको हम लोग गौर करके देखें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट, और ये मैंने बहुत बार आपको हर क्लास में समझाया है और साथ में ये भी बताया है कि भारत और चाइना के बीच सबसे बड़ा डिस्प्यूट का पॉइंट अगर कोई बनता है तो वो सिल्क रूट बनता है। चाइना क्या कहता है कि भारत को सिल्क रूट खोल देना चाहिए। अब ये जो आपका सिल्क रूट है ये कुषाणों के समय में, देखिए जो आपके कुषाण रहे थे, सातवाहन आंध्र वंश के बाद जो आपके कुषाण आए थे, तो आपके कुषाणों ने ये सिल्क रूट बनाया था जिससे भारत से होते हुए मध्य एशिया तक आपका ट्रेड होता था। और बेसिकली हम लोग यहाँ रेशम से निर्मित जो आपके कपड़े थे उन्हीं का ट्रेड करते थे, इसलिए इस रूट यानी कि इस रास्ते का नाम क्या पड़ गया था, सिल्क रूट। तो ये थोड़ा सा इसके पीछे की भूमिका थी। आइए हम पढ़ते हैं कि हाँ सिल्क रूट में हमको क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए आधुनिक काल से हम पहले के युग में दुनिया के दूर दूर भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क रूट के रूप में देखते हैं। सिल्क मार्ग के नाम से पता चलता है इस मार्ग से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाला चीन रेशम सिल्क कितना महत्व था। कितना था? पश्चिम की ओर भेजे जाने वाला चीन सिल्क का महत्व कितना था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन या समुद्र से होकर गुजरने ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते थे, कहां से? एशिया के विशाल क्षेत्रों को, बल्कि एशिया को यूरोप, ध्यान दीजिए, एशिया को यूरोप और यूरोप से उत्तरी अफ्रीका तक भी जोड़ते थे। अब देखिए कहाँ यूरोप, एशिया कॉन्टिनेंटल, एशिया कॉन्टिनेंटल से आपका यूरोप कॉन्टिनेंटल, और यूरोप कॉन्टिनेंटल से कहा था, उत्तरी अफ्रीका कॉन्टिनेंटल। यानी कि आप सोचिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक इस रूट से क्या था, एक दूसरे के आपस में क्या थी, कनेक्टिविटी बनी हुई थी। ठीक, ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से पहले सामने आ चुके थे, यानी कि जब ईसवी यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म होता है उससे पहले भी ये रूट थे हमारे साथ, लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। इसी से सस्ते और चीनी पटारी भी जाते थे। इन सस्ते से भारत व दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े, मसाले दुनिया के भागों तक पहुंचते थे। अब कह रहे यही ऐसा मार्ग था जहां भारत और दक्षिणी पूर्व एशिया जो है, क्या कह रहे हैं, भारत है और भारत के साथ दक्षिणी पूर्व एशिया है, ये दुनिया के जो मसाले हैं लोगों के अलग अलग कोनों तक यहाँ से ही पहुंचते थे। अब हम तो मसाले का व्यापार करते थे, हम कपड़े भी भेजते थे, लेकिन साउथ वेस्ट एशिया जो है उससे क्या होते थे, आपके कपड़े और मसालों का ट्रेड होता था। सोने चांदी की जो आपकी कीमत थी वो धातुएं आपके यूरोप तक पहुंचती थी। व्यापार और संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, दोनों प्रक्रिया साथ चल रही थी, यानी कि ट्रेड भी हो रहा था और संस्कृति भी क्या थी, एक दूसरे से आदान प्रदान हो रही थी। अब आप किसी देश की कुछ चीजें लेंगे तो खान पान आएगा, खान पान आएगा तो वहां का कल्चर का में प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा संस्कृति आएगी, और संस्कृति हमको देखने के लिए मिलेगी। दोनों प्रक्रिया साथ चलती थी। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चित ही इसी मार्ग में आए होंगे, और कह रहे हैं कि जो ईसाई मिशनरी है वो इसी मार्ग से क्या है, आए होंगे। कुछ सदी बाद मुसलमान धर्मोपदेश भी इसी रास्ते का चुनने का फैसला लिया होगा।
कह रहे जिस तरह से आपके ईसाई मिशनरी आए हैं, कुछ सदी बाद जो मुसलमान धर्म उपदेशक थे वो भी इस रास्ते से कहाँ आए होंगे, भारत एंटर किया होगा। इसी से बहुत पहले भारत में उपजा बौद्ध धर्म सिल्क मार्ग की विविधता शाखाओं में कई दिशाओं में फैला, और कह रहे हैं कि भारत का जो बौद्ध धर्म है वो यहाँ से ही यही रास्ते से निकलकर कहाँ फैला, अलग अलग देशों में अलग अलग शाखाओं के रूपों में हमको फैलने के लिए मिला और हमें देखने को मिला। अब एक इमेज है, छोटा सा देख सकते हैं। चीन की एक गुफा पेंटिंग में दर्शाया गया है कि सिल्क मार्ग 8वीं शताब्दी, गुफा नंबर 217, ठीक, मोगाओ ग्रांटोज गूंस, ये चाइना का इमेज फोटो है जिसमें सिल्क रूट को एक्सप्लेन किया गया है। देख लीजिए, कुछ आपको पूछना है सिल्क रूट के विषय में तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे सिल्क रूट के विषय में जो है, आप मुझसे कुछ भी इसमें ऐसा है जो आपका डाउट है पूछ लीजिए। सिल्क रूट के विषय में कुछ जानना है, ठीक। मैं बेसिकली एक चीज कहूंगा आपसे कि आप लोग गूगल करके एक बार सिल्क रूट के विषय में थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को पढ़िए। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बताया है कि सिल्क रूट आपके कुषाणों ने बनाया था, ठीक। उसके बाद से यहाँ ट्रेड हुआ और मध्य एशिया से कैसे हमारे यहाँ पेंटिंग बनाना, अब आपका मूर्ति बनाना, ये सारी चीजों का आपका प्रचलन हुआ। बौद्ध की मूर्ति भी हमने देखी गई इसी काल में। ये सारी चीजें देखिए, फिर आगे बढ़े। देख लिया, चलिए आगे देखें, कोई डाउट नहीं रहा, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कैसे जब आपका संस्कृति का आदान प्रदान हुआ तो कैसे हमारी चीजों में आपका बदलाव आया। इसका एग्जांपल आप लोग देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। क्लियर हो गया? अब देखिए भोजन की यात्रा क्या बढ़ते हैं। अब एक आपको ढूंढ के लाना है, इस सब ये कौन सी सब्जी है, इसमें खेती और आलू। देखिए आलू जो है वो भारत की फसल नहीं है, मतलब अब तो उगता है लेकिन भारत में सबसे पहले नहीं थी बल्कि यूरोप से आया है। भारत में जब पुर्तगाल इंडिया में आए तब वो आलू के लेकर आए थे। देखिए हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच संस्कृति के आदान प्रदान के कई एग्जाम्पल पेश करते हैं। जब भी व्यापारी मुसाफिर किसी नए स्थान पर जाते थे, आने जाने यहीं फसलों के बीज बोते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले रेडी खाद्य पदार्थ भी साझा स्रोत रहे। आइए इस पे घाती और नूडल्स ही इसी का एग्जाम्पल है। कैसे हैं? नूडल्स जो है इसी का एग्जाम्पल। अब देखिए मैं आपको एक बेसिकली चीज कहता हूं, क्या हमारे आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले देख लीजिए, क्या नूडल खाने के पार्ट में था? बताइए आप मुझे, क्या माइक्रोनी पास्ता खाने के हमारे पार्ट में था? आप सोच के देखिए, क्या माइक्रोनी पास्ता हमारे खाने के पार्ट में था? नहीं था। ना जाने कितनी ऐसी डिश हैं जो नहीं थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के कारण जब हम लोग किसी दूसरे बाप के देश में गए, वहां चीजों को हमने पसंद किया, हमने सीखा, फिर उनको अपने देश में एक्सपेरिमेंट किया, लोगों को पसंद आई, लोगों ने उनको एक्सेप्ट किया, तो ऐसे ही कल्चर धीरे धीरे डेवलप होता है। माना जाता है कि नूडल्स चाइना के पश्चिमी क्षेत्र में और वहीं से घाती का जन्म हुआ। संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में मिस्ली पहुंचा, जो इटली का एक टापू था। अब देखिए कहां पहुंच गया आपका पास्ता, अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में पहुंच गया, ठीक। इस तरह आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। अब कह रहे ये चीजें भारत में भी मिलती हैं और जापान में भी सेम इनका खाने का जो कल्चर है वो एक दूसरे के साथ ही चीज। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यहां ना जा सके, लेकिन उनका जन्म कैसे हो गया? फिर भी इनके अनुमानों के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि आधुनिक काल से पहले भी दूर देशों के बीच संस्कृति का लेन देन चलता रहता था। कैसा था? संस्कृति का लेन देन। अब ट्रेड हो रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो खाने पीने की चीजें, ना जाने कितनी सारी चीजों का जो ट्रांसफर है वो तो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है।
ऐसे ही क्या है, जैसे आलू है, सोया है, मूंगफली है, मक्का है, टमाटर है, मिर्च है, शकरकंद है और ऐसी बहुत सारी दूसरे खाद्य पदार्थ 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। सोच के देखिए, ना तो हमारे पास आलू था, ना सोयाबीन थी, ना मूंगफली थी, ना मक्का थी, ना मटर थी, ना मिर्च थी, ना शकरकंद था। ये 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं था। तो अगर नहीं था तो आया कहां से? और ऐसे बहुत सारे खाद्य पदार्थ 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में पहुंचे क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुंच गया जिनके बाद अमेरिका के नाम से जाना गया। अमेरिका का मतलब है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आपका कैरेबियन द्वीप समूह से। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी कि अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए। कई बार नई फसलों के आने से जीवन में जमीन आसमान का फर्क आता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू होने पर यूरोप के गरीब की जिंदगी अमूल रूप से बदल गई थी। यानी कि पहले कुछ खाने के लिए नहीं था, जब से आलू आया तो यूरोप का जो गरीब आपका तबका था वो क्या करता था, आलू खाता था। उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत आय बढ़ने लगी। गरीबों आयरलैंड के गरीब काश्तकार आलू को इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भूखमरी की चपेट के मुंह में चले गए। यानी कि आयरलैंड में क्या हुआ कि जब भूखमरी फैली और जब आलू की फसल नष्ट हुई तो कितने लोगों को खाना नहीं मिला। यानी कि कितने लोगों की पार्ट ऑफ लाइफ था आलू। इसको आप देख सकते हैं और एक इमेज हमारे सामने दी गई है जो वेनिस है आपका। वेनिस और पूर्व विश्व में व्यापारी की चीज की अदला बदली करते हुए मार्को पोलो की बुक में इस तरह की चीजों का इमेज आपको दिखाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे दूसरों के साथ आपका ट्रेड करने से क्या क्या खान पान की चीजें हमारे यहाँ ट्रांसफर हुई हैं। देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हैं। देखिए बच्चों, चलिए, तो आपने देखा किस तरह से ट्रेडिंग जो आपकी चीजों से हमारे यहाँ कल्चर और खान पान की चीजों में इफेक्ट हुआ है और इम्पैक्ट हुआ है। आप इनको बहुत आसानी से जो है देख सकते हैं और आसानी से इनको समझ भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, विजय, बीमारी और व्यापार। कह रहे कि 16वीं शताब्दी में जब यूरोपीय जहाजों ने एशिया तक का समुद्री मार्ग ढूंढ लिया, वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व का छोटा सा हिस्सा दिखने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर में पानी का फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान, परंपरा एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रभाव के रास्तों में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस पूरे इलाके में भारी महत्व था। यूरोपियों के दाखिल से यहां आवाजाही बढ़ने लगी और इन प्रभाव की दिशा में यूरोप की तरफ को मुड़ने लगी। चीजें सारी हो रही थी, नई नई खोज हुआ। यूरोप के लोगों ने जब नए देशों को खोजा तो एक प्रवाह कहां मुड़ गई, यूरोप के देशों की तरफ आपका मुड़ गई। अपनी खोज से पहले सवा लाखों लोगों ने, अब देखिए, इससे पहले लाखों साल से अमेरिका दुनिया के संपर्क में नहीं था। यानी कि लोगों को ज्ञात ही नहीं था कि दुनिया भी हो सकती है। हम अपने पास पड़ोस के रीजन को देख सकते हैं लेकिन हम दूसरे महाद्वीप को देख ही नहीं पाए। लेकिन 16वीं शताब्दी से
उसकी विशाल भूमि, बेहिसाब फसलों, खनिज पदार्थ, हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगी थी। क्या कर रही थी? हर चीज आपका बदल रही थी। विशाल भूमि, विशाल संपदा, दुनिया को पहले अमेरिका की परिचित नहीं था, परिचित हो गया तो सारी चीजें क्या हो रही थी, एक दूसरे को बदल रही थी, चेंजिंग ला रही थी। ठीक ऐसी बदलाव संस्कृति को आप इसमें देख रहे थे। आज के पेरू और मैक्सिको साउथ अमेरिका का पार्ट है कॉन्टिनेंटल में। अगर आप पेरू और मैक्सिको को देखोगे कि मौजूद खानों से निकलने वाले कीमती धातु, अक्सर से खास तौर पर चांदी ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिमी एशिया के साथ साथ होने वाले उसके व्यापार की गति प्रदान की। 17वीं शताब्दी के आते जाते यूरोप के दक्षिणी अमेरिका में धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लग गए थे। इन्हीं किंवदंतियों की, यानी कि जो मुंह से कही गई बातें हैं, कहानी, जिनको हम क्या बोलते हैं, किंवदंती की बदौलत वहां के लोग एल्डोरस को सोने के शहर के रूप में मानने लगे थे। डोराल्डो को क्या मानने लगे थे? सोने का शहर मानने लग गए थे। और उनकी खोज में बहुत सारे लोगों ने खोजी अभियान जो है आपके शुरू कर दिए। क्या हो गए? खोजी अभियान शुरू हो गए। तो एक छोटी सी इमेज आप लोग देख लीजिए, आपके सामने है। और ये क्या है? आयरलैंड में आलू अकाल जब पड़ा तो उस समय में भूखमरी के लिए लोग कैसे अपने खाने के लिए ढूंढ रहे थे, आप इसको समझ सकते हैं। देख लिया आप लोगों ने? ठीक, आगे बढ़ जाएं। अब देखिए, 16वीं सदी के मध्य तक आते जाते पुर्तगाली स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो चुका था। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैन्य ताकत के दम पर नहीं जानी जाती थी। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों ने परंपरागत किस्म के सैन्य हथियारों का कोई नहीं था। यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां पहुंच गए थे, लाखों साल से दुनिया के अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में से यूरोप में आने वाली बीमारियों से बचने के प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा आप होंगे कंफ्यूज। एक बीमारी का नाम आया है और वो बीमारी आपके सामने मिली है, चेचक, जिसको मिजल्स बोलते हैं। ये बीमारी थी। अब ये कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए, स्पेनिश लोग थे। अब यहाँ के लोग यूरोप के क्या थे, जो स्पेनिश लोगों में ये आपकी बीमारी थी तो और देश में नहीं थी। अब और देश में नहीं थी, इसका मतलब वहां की बॉडी इसके प्रति अभ्यस्त नहीं थी कि क्या है चेचक। तो जब ये लोग पहुंचे तो वहां आपकी बीमारी पहुंची तो वहां के लोग बीमार हो गए और वो समझ ही नहीं पाए उनकी उनकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। तो बहुत टाइम तक उनकी बॉडी ने क्या नहीं बनाया, प्रतिरोध क्षमता नहीं बनाई। अब जैसे कोविड है, कोविड से हमारे लोगों की डेथ क्यों हुई? क्योंकि हमारे शरीर से अभ्यस्त ही नहीं है, क्लियर है, वो एंटीबॉडी बना ही नहीं पाया, उसके प्रति प्रतिरक्षा तंत्र आपको डेवलप नहीं कर पाया। आपको बुखार, खांसी, नल्ला, जुकाम हो जाए, हमारी बॉडी तुरंत बनाती है, क्लियर है, और 4-5 दिन में हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही कहानी कहाँ चली? यूरोप में चली। जो चेचक के थी, वहां के जो लोग थे उससे क्या नहीं थे, अभ्यस्त नहीं थे। और यही कारण रहा कि वहां रोग प्रतिरोध क्षमता ना करने के कारण लोगों के शरीर पहुंचे और बहुत बड़े रूप में वहां लोग आपका मरे। कैसे हुई? लोगों की डेथ हुई। और जो एक बहुत बड़ी आपके त्रासदी और एक महामारी का जो विकराल रूप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फलस्वरूप इन नए स्थानों पर चेचक बहुत मारक साबित हुई, जो एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद तो यह बीमारी पूरे महाद्वीप तक फैल गई। जहां यूरोपीय लोग नहीं पहुंच सकते वहां लोगों को इसने अपनी चपेट में ले लिया और इसने पूरे के पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। कैसे हो गया? पूरे समुदाय खत्म हो गए। किससे? चेचक से। देखिए, चेचक आज कोई इतनी बड़ी घातक बीमारी नहीं है, लेकिन उस समय में बहुत बड़ी महामारी थी। जैसे आज कोविड है, उस समय आपका
कौन थी? चेचक थी। ठीक, वहां के लोगों ने इसकी चपेट में आने से पूरे समुदाय खत्म कर डाले। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान हो गया। और क्या हो गया कि जो घुसपैठी घुस रहे थे दूसरे देशों के, उनका रास्ता आसान हो गया, क्योंकि वो अभ्यस्त थे, उनके शरीर में कुछ नहीं होता था। अब देखिए, हमारे शरीर में हेपेटाइटिस है, क्योंकि हमारे पास पहले इंजेक्ट अगर हमको होता है तो हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना देती है, उसको नॉन एक्टिव कर देती है। क्लियर है? तो क्या था, पहले ये सारी चीजें थी। तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें जो है आपको देखने के लिए आपको मिलेंगी। फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है। तो एक बार बच्चों, जितना हमने आज पुराना पढ़ा है, इसको एक बार अगर किसी को कुछ पूछना है, किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है, एक बार देख लीजिए, पूछ लीजिए, फिर हम लोग इसमें धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ भी पूछना है सिल्क रूट के विषय में, ठीक है, कैसे भोजन आया, कैसी चीजें आई, नूडल्स आया, कैसे बीमारी बनी, इन सब के विषय में अगर किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे बेधड़क बेहिचक अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी की कोई क्वेरी है, किसी कोई प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप एक बार चैप्टर को रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी बनती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए, और मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत